तो कैसे हो मेरे अच्छे। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको आनुवांशिकता और पर्यावरण का कंटेंट प्लस पीवाईक्यू कराने वाला हूं, जो प्रीवियस ईयर में सीटेट के द्वारा पूछा गया है। इस टॉपिक से संबंधित पर्टिकुलर इसी टॉपिक से संबंधित जो पीवाईक्यू होने वाला है, इसमें रैंडमली सभी 30 क्वेश्चन को नहीं लूंगा। जो इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन होंगे उन्हीं क्वेश्चन को लूंगा। और ऐसे करके जो है मैंने पूरी सीरीज बना रखी है, हर एक टॉपिक से एनसीएफ, पियाजे, कोलबर्ग, वाइगॉस्की, आईक्यू, बुद्धि लब्धि, सारे टॉपिक से संबंधित उससे पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। कुछ क्वेश्चन मेरी तरफ से हमारी तरफ से बनाए हुए होते हैं, कुछ क्वेश्चन सीटेट के द्वारा पूछे हुए होते हैं। वीडियो किसके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, तो भाई वीडियो जो है पेपर 1 और 2 की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस इस वीडियो का हमारा फर्स्ट टॉपिक है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता क्या होता है कि बच्चों को जो माता पिता से गुण मिले हैं उसे हम आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता मतलब कि कौन कौन से गुण आपको आपके माता पिता से मिले हैं। जैसे आंखों का रंग काला है तो ये आपके माता पिता से आपको जो है मिला है। किस प्रकार से मिला वो भी हम आगे देखते हैं। बालों की बनावट हो गया, उसके बाद आपका चेहरे का रंग वगैरह, ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें आनुवंशिकता कहलाती है। यानी कि ये सारे गुण जो है आपको आपके माता पिता के थ्रू मिले होते हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि यह गुण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है, यानी कि ट्रांसफर होती रहती है। यानी कि आपके माता पिता से आप में गुण है, आपसे जो है आपके बच्चों में ये सारे गुण जाएंगे। यह प्रक्रिया जो है डीएनए के माध्यम से होती है। डीएनए का फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे, चलो आप मुझे मत बताना, मैं ही आपको बताता है। डीऑक्सिराइबिक न्यूक्लिक एसिड। अब हिंदी में देख लेना, हिंदी में शायद यही होगा, हिंदी में देख लेना क्या होता है। तो ये जो सारे गुण होते हैं ना, जैसे कि बालों का रंग और ये आंखों का रंग वगैरह, ये सारी चीजें डीएनए के माध्यम से जो है हमारे को हमारे माता पिता से जो है हमें मिलती है। यानी कि आपके जो है जब आपके इन फ्यूचर बच्चे होंगे, जिनके बच्चे हैं, उनको जो भी गुण, उनकी जो हरकतें होती है, थोड़ी बहुत जो है सिमिलैरिटीज होती है। तो वो किसके थ्रू वो सारी चीजें जाती है, वो डीएनए के थ्रू जाती है। ज़्यादा डीएनए के बारे में पढ़ना नहीं, क्योंकि पेपर में पूछेगा नहीं डीपली। आपको जो ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वैसे तो ये सारी चीज़ें आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा रिकॉल कराना जरूरी है। यह स्थायी व प्राकृतिक प्रक्रिया है। आप सभी को मालूम है गुण तो मतलब जो माता पिता के गुण है वो अपने बच्चों में जो है जाएंगे, और ये जो है प्राकृतिक रूप से, इसमें हम ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते। वैसे तो छेड़खानी होती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी के लिए जो है आप इसको प्राकृतिक प्रक्रिया मानो। युग्मनज, जिसको हम जायगोट बोलते हैं, तब बनता है जब पुरुष का जो शुक्राणु होता है और स्त्री का जो अंडाणु होता है, जब एक साथ मिलकर संलयन यानी कि फर्टिलाइजेशन करते हैं तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। अब इसको थोड़ा सा डीपली अगर मैं जाना चाह नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर हम थोड़ा सा डीपली जाएं तो जो पुरुष का जो स्पर्म वगैरह होता है ना, और जो महिलाओं का जो एग वगैरह होता है, जब दोनों आपस में जो है क्या होता है, जब मिलते हैं ना, तो उससे क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का मतलब हो गया जो बच्चे जो मतलब 9 महीने के बाद जो बड़ा होगा ना, वो सबसे पहले जो उसका छोटा स्वरूप क्या होता है, पहले वो युग्मनज, छोटा सा जो है युग्मनज बनता है। उसके बाद जो है फिर उसके आगे आगे स्तर में जो है फिर वो बढ़ोतरी होती रहती है, और ये फर्टिलाइजेशन के माध्यम से होता है। फर्टिलाइजेशन आपको मतलब पता ही होगा, संलयन। ज़्यादा कुछ हम डिटेल में जाएंगे ना, पूछता है डिटेल में जब ये साइंस की क्लास होती है तब वहाँ पे मैं डिटेल में खोल के आपको बताता, लेकिन अभी कोई बताने का कोई मतलब नहीं है। अब इससे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बच्चों के विकास में आनुवंशिकता का क्या योगदान होता है। आनुवंशिकता अभी मैंने आपको पीछे बताया, हेरिडिटी क्या योगदान है, कि हेरिडिटी का योगदान जो है कि जो भी माता पिता के गुण होते हैं वो जो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। और ये किसके माध्यम से ट्रांसफर होते हैं, वो डीएनए के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं। केवल शारीरिक गुण नहीं, केवल मानसिक गुण, शारीरिक और मानसिक गुण दोनों इसमें जो है हमारे माता पिता से जो बच्चों में आते हैं। या केवल सामाजिक गुण, तो इसकी व्याख्या भी दे रखी है मैंने, तो व्याख्या भी पढ़ लो। आनुवांशिकता बच्चे के शारीरिक जैसे कि आंखों का रंग, और मानसिक गुण जैसे कि बुद्धिमत्ता, यानी कि मानसिक गुण, यानी कि आपका अगर आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़ने में तेज थे, या उनकी बुद्धि का स्तर काफी अच्छा है, तो ऐसा नहीं है कि उसके बच्चे जो बिल्कुल डल होंगे। उसके बच्चे में भी कुछ ना कुछ जो है मतलब वैसे ही बुद्धि आएगी, तो जो है प्रभावित करती है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुणसूत्र। इसके बारे में थोड़ा सा देख लो, क्रोमोसोम क्या होते हैं। क्रोमोसोम से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पिछले प्रीवियस ईयर में हमने देखा गया है, हमें क्वेश्चन इससे बनते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो गुणसूत्र होते हैं ये कितने गुणसूत्र होते हैं। तो देख लो भाई, जो युग्मनज जो जायगोट होता है ना, यानी कि जो जायगोट है, युग्मनज है, वही जिससे जो है बच्चा, मतलब जो बच्चा ही इसको बोलो, बच्चा बनना शुरू हो गया है तो उसको हम जायगोट बोलेंगे, उसके इनिशियल स्टेज को हम जायगोट बोलते हैं। तो उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, तो उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र का मतलब होता है जो उसके माता पिता से जो उसमें गुण आ रहे हैं वो कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं।
अब ये 46 कैसे हो गए? 46 का मतलब हो गया कि 23 जो है उसकी माता जी से आई हैं उसके में, और 23 उसके फादर से आए, तो टोटल 46 गुणसूत्र हो गए। और एक होता है 21वां गुणसूत्र। आप सभी को मालूम है 23 मदर से आया, 23 फादर से आया, तो 21वां जो गुणसूत्र होता है ना, 21वां, 22वां, 23वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों गुणसूत्र। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बाकी 1, 2, 3 इन सब का उतना महत्व नहीं है। जो महत्व, जो मतलब इंपॉर्टेंट गुणसूत्र है, जो इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम है, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। यदि 21वें गुणसूत्र में कोई आनुवांशिक दिक्कत होती है, कोई हेरिडिटियल प्रॉब्लम होती है, या उसको जो है मतलब जो माता पिता से जो गुणसूत्र आ रहे हैं उनमें कोई अगर दिक्कत हो जाती है, तो क्या होता है, उसको हम जो है क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम, इसको जो है आप इंग्लिश में ही याद करो तो ज़्यादा बेहतर है। इस प्रकार का आनुवांशिक स्थिति, इसमें 21वें गुणसूत्र की जो है एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। आप सभी को मालूम है कि 23 गुणसूत्र जो है मदर से आएगा, 23 गुणसूत्र फादर से, यानी कि मोटा मोटा कहने का मतलब 23 गुण आपके माता से आएगी, 23 गुण आपके पिता से आएंगे। तो इसमें जो 21वां गुणसूत्र है ना, उसमें जो है ना एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। 21वें गुणसूत्र की 2 कॉपी बन जाती है, यानी कि इसमें जो कॉपी बन जाती है, इससे क्या होता है, इसे हम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। इसकी वजह से बच्चों में विकास में देरी हो जाती है, यानी कि जो बच्चे का जो विकास है ना, डेवलपमेंट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा देरी हो जाएगी। अगर आपको ये गुणसूत्र और ये सब समझ नहीं आ रहा है, तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, जो 21वें गुणसूत्र जो होता है ना, उसमें अगर कोई कमी आती है, उसमें अगर कोई दिक्कत आती है, तो बच्चे के विकास में देरी होगी, यानी कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से नहीं होगा। इतना आपको ध्यान रखना है, और उसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद जो है 21वां मैंने गुणसूत्र बता दिया। 22वां गुणसूत्र में क्या होता है कि 22वां गुणसूत्र जो होता है ना, वो सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि इसमें ये डिसाइड नहीं होता कि बच्चा जो है लड़का होगा या लड़की होगी, ये चीज़ डिसाइड नहीं होता है। इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें डिसाइड होती है, यानी कि बच्चे का हाइट कितना होगा, उसके आंखों का रंग, बालों का रंग, और इसको हम स्वतंत्र गुणसूत्र यानी कि ऑटोसोम कहते हैं। तो समझ में आ गया, 22वें गुणसूत्र का मतलब हो गया कि इसमें बच्चे को जो है सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, इस चीज को छोड़ के बाकी सारी चीजें डिसाइड हो जाती है इस वाले गुणसूत्र में। उसके बाद जो नेक्स्ट सिंड्रोम है हमारा, टर्नर सिंड्रोम। ये क्या होता है, ये बेसिकली जो है महिलाओं में होता है, हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि कई महिलाओं को जो है बच्चे होने में दिक्कत होती है, तो बच्चे होने में जो दिक्कत होती है उसका एक फैक्टर ये भी काम करता है। इसमें क्या होता है कि यह एक प्रकार की आनुवांशिक स्थिति है। इसमें महिलाओं के जो है अंदर जो है एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। आप सभी को मालूम है कि महिलाओं में जो है डबल एक्स होता है और पुरुष में जो है एक्स वाई होता है। और आप खुद सोचो, अगर महिलाओं में एक्स की कमी हो जाएगी तो फिर आगे फिर कैसे होगा, मतलब कैसे वो जो है आगे फिर वो प्रजनन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए जो है इसको ये जो है टर्नर सिंड्रोम इसको बोलते हैं, और इसमें जो है एक्स की कमी हो जाती है। ये सिर्फ महिलाओं में हमें देखने को मिलता है, पुरुष में एक्स की कमी का कोई वो ही नहीं है। उसके बाद 23वां क्या होता है, 23वां गुणसूत्र जो है ये सेक्स लिंक गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम होता है। इससे ये निर्धारण हो जाता है कि बच्चा अब जो है लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, ये हमारे को 23वें गुणसूत्र से पता चल जाता है, और ये डॉक्टर को पता चल जाता है, और ये जो है पता करना भी गैर कानूनी है, डॉक्टर बताते भी नहीं है। उसके बाद है जो अभी मैंने पीछे अभी आपको टर्नर सिंड्रोम बताया था, उसको अच्छे से और डिटेल में समझ लो। जो महिलाओं में जो एक्स की कमी हो जाती है ना, एक्स की कमी होने से क्या होगा कि फिर वो जो है मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जायगोट नहीं बनेगा, जायगोट नहीं बनेगा तो फिर बच्चा नहीं हो पाएगा। इसमें क्या है, माता में हमेशा डबल एक्स गुणसूत्र होते हैं और पिता में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। और आज एक मैं आपको जो समाज में फैली मिसकंसेप्शन है, एक जो धारणा बनी रहती है ना, उसको भी दूर करूंगा। हमारे समाज में एक धारणा बनी है कि अगर लड़की होती है तो उसकी माता जी रिस्पॉन्सिबल है। वैसे तो रिस्पॉन्सिबल ना माता जी है ना पिताजी है, कोई नहीं है, सब भगवान की देन है, नेचुरली चीजें है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम उस वे में ले जाए तो भाई उसके पिताजी रिस्पॉन्सिबल है। कैसे रिस्पॉन्सिबल है, आप सभी को मालूम है कि महिलाओं में सिर्फ डबल एक्स होता है, महिलाओं में सिर्फ डबल एक्स होता है। तो वो चाह के भी जो है ना, मतलब ये डिसाइड नहीं कर पाएगी, मतलब महिला के जो गुणसूत्र होते हैं वो चाह के भी ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि लड़का होगा या लड़की होगी। ये जो है पिताजी के गुणसूत्र डिसाइड करेंगे, क्योंकि उसमें एक होता है एक्स, एक होता है वाई। आप सभी को मालूम है माता जी से एक्स आएगा और पिताजी से क्या आएगा, एक्स या वाई आएगा। यदि डबल एक्स आ गया यानी कि माता जी से एक्स आया और पिताजी से भी एक्स आया तो लड़की जो है होगी, और यदि माता जी से एक्स आया और पिताजी से वाई आया तो लड़का होगा। तो मोटा मोटा यहाँ पे खेल चल रहा है वाई का। एक्स तो माता जी से आना ही आना है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो एक्स तो आना ही है। अब डिपेंड करता है पिताजी के गुणसूत्र पे, पिताजी के क्रोमोसोम पे, कि पिताजी के थ्रू से जो है मतलब वाई आ रहा है कि एक्स आ रहा है। एक्स आया तो लड़की, वाई आया तो एक्स वाई करके लड़का बनेगा। ठीक है भाई, अब इससे आसान भाषा में नहीं समझा सकता। ये वीडियो जो ना अपनी जो है मतलब घर में जो सास ससुर वगैरह है ना, उनको भी दिखा देना कि भाई देख लो, भाई रिस्पॉन्सिबल आपकी बहुएं नहीं आपके बेटे होते हैं। खैर मैं तो किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं मांगता हूँ, सब कुछ नेचर का दिया हुआ है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है आपको बताना है, डाउन सिंड्रोम किस कारण से होता है, ये आपके लिए
होमवर्क है। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त कॉपी बन जाती है, एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, वाई गुणसूत्र की अतिरिक्त कॉपी बन जाती है 22वें गुणसूत्र की कमी के कारण। ये आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करोगे इसका आंसर क्या है। अभी मैंने डाउन सिंड्रोम अच्छे से बताया आपको। पर्यावरण, आप सभी को मालूम है ये जो चैप्टर हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हेरिडिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, जो भी टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो सारे मैंने आपको आनुवांशिकता में हेरिडिटी में करा दिया है। अब आ गया हमारा एनवायरनमेंट, यानी कि बच्चे के विकास पे पर्यावरण का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है वो भी हम देख लेते हैं। हेरिडिटी का आपको मालूम चल गया, हेरिडिटी पे हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन पर्यावरण पे हमारा जोर है कि हम पर्यावरण को हम अच्छा सा माहौल देंगे बच्चे को तो उसका जो विकास है वो क्या है, वो अच्छे से हो सकता है। लेकिन हेरिडिटी पे हमारा कोई जो है मतलब वो नहीं है, पकड़ नहीं है। पर्यावरण क्या होता है देख लेते हैं। यह है हमारे बाहरी वातावरण जैसे कि खाना पीना, जीवन शैली, लाइफस्टाइल, सामाजिक परिस्थिति की समाज में रहते हैं से जो है प्रभावित होता है। यानी कि हमारा जो विकास है, यदि आप अच्छे समाज में रहोगे, अच्छा खाना पाना कह रहा हूँ, खान पीन करोगे, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, योगा करोगे, एक्सरसाइज करोगे, इससे क्या होगा, आपका जो विकास होगा वो बहुत अच्छे से होगा। क्योंकि हेरिडिटी पे हमारा जोर नहीं है, लेकिन पर्यावरण पे तो है ना। पर्यावरण से तो हम भाई अपने आप को, अपने विकास को अच्छा से कर सकते हैं ना। पर्यावरणीय कारक हमारे आदतों, व्यवहारों, स्वास्थ्य गुणों को बदल देते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम सही पोषण लेंगे, हमारा विकास अच्छे ढंग से होगा। ठीक है भाई, जो मैंने अभी आपको बताया है। माता पिता और शिक्षकों को बच्चों को जो है एक सुगम वातावरण प्रदान करना चाहिए, यानी कि एक कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रदान करना चाहिए। इससे जो होगा क्या, बच्चे का जो है विकास अच्छे से होगा। क्योंकि बच्चे को थोड़ी पता है कि भाई क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, अभी उस पर दिमाग थोड़ी आया है। लेकिन माता पिता को, उनके शिक्षक को तो मालूम है ना। अगर माता पिता को भी ये नहीं मालूम है, लेकिन आप शिक्षक के रूप में तो आपके पास भी तो बच्चा आएगा, आपका जो है वो अपने मतलब 7 से 8 घंटा आपके पास भी गुजारेगा। लेकिन आपको मालूम तो होना चाहिए ना कि भाई किस प्रकार से हमें एनवायरनमेंट बच्चे को प्रदान करनी है, ताकि बच्चे का जो है विकास में कोई दिक्कत ना आए। तो ठीक है, ये पॉइंट था हमारा। इससे संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाता है। बच्चों की आंखों का रंग आपके आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। बच्चों की लंबाई आपकी आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। बच्चों का भाषा अधिगम, बच्चों के बालों की बनावट आपके जो है आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बच्चों का भाषा अधिगम। भाषा तो नहीं आएगा ना उसके आनुवंशिकता से कि भाई उसको क्या बोलना है। बच्चा पैदा होते ही तुरंत थोड़ी बोलने लगता है, तो वो अपने पर्यावरण से सीख के, अपने टीचरों से लर्निंग करके, अपने माता पिता से सीख के, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सारी चीजें तभी तो सीखता है ना वो। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रकृति एवं पोषण, यानी कि नेचर वर्सेस नर्चर। ये क्या होता है देख लेते हैं। उसके बाद अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने नेचर और नर्चर को कैसे डिफाइन किया, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। प्रकृति क्या होता है, नेचर, यह स्टैटिक्स होता है, यानी कि स्थिर रहता है, इसको हम बदलाव नहीं कर सकते। लड़का होगा या लड़की होगी, इसको आप बदलाव कर सकते हो, नहीं कर सकते, इसमें बदलाव नहीं हो सकता। यह आनुवंशिकता से संबंधित, अभी मैंने पीछे ही आपको आनुवंशिकता के बारे में इतने सारे डिटेल में पॉइंट बताया है। तो ये हो गया हमारा नेचर, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। पोषण, नर्चर, इसको हम चेंज कर सकते हैं। यह हमारा पर्यावरण से संबंधित होता है। यह परिवर्तनीय, डायनेमिक व लचीला होता है। यह जो है पर्यावरण से संबंधित हो। इसमें हम अगर बच्चे को अच्छा कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट दे बच्चे को, तो उसका जो विकास है वो अच्छे से होगा। ठीक है भाई, तो आपको प्रकृति एवं पोषण यानी कि नेचर वर्सेस नर्चर आपको समझ में आ गया। अब इससे संबंधित जो है अलग अलग मनोवैज्ञानिक क्या बोलते हैं इन दोनों पॉइंट के बारे में, वो देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक को देखने से पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकृति यानी कि नेचर और पोषण यानी कि नर्चर से संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अभी मैंने आपको नेचर और नर्चर बताया, तो इन दोनों की, क्योंकि देखो आप अगर ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना, तभी जो है आप जो है मतलब पेपर में अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोई बाहर से क्वेश्चन आपको दे दिया, आसान क्वेश्चन है ये, मैंने पीछे ही आपको पढ़ा है। आपको यही बताने कि भाई नेचर और नर्चर के संदर्भ में इन चारों में से कौन सा कथन सही है, तो आपको ये बताना है। अब एक मनोवैज्ञानिक थे रॉबर्ट सेशंस वुडवर्थ के अनुसार जो है प्रकृति और पोषण क्या है वो देख लेते हैं। कि अनुसार प्रकृति एवं पोषण बच्चों की वृद्धि एवं विकास के लिए अति आवश्यक है। आप सभी को मालूम है कि जो बच्चे का जो विकास होता है ना, वो प्रकृति और पोषण दोनों पे निर्भर करता है। अगर अच्छा पोषण दोगे, अच्छा एनवायरनमेंट दोगे, तभी जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है अच्छे से होगा। और हेरिडिटी, आनुवंशिकता किस प्रकार से उसके जो है विकास में जो है मतलब रोल प्ले करता है, आप सभी को मालूम है। अगर उसके माता पिता से अच्छे गुण क्या ही मतलब कि अगर उसके माता पिता अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट है, तो उसके बच्चे में भी बौद्धिक स्तर काफी अच्छा होगा। बालों के कलर, ये सारी चीजें जो उसके किस पे डिपेंड करता है, आनुवंशिकता पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है हमारे जॉन बॉबी, ये क्या बोलते हैं
के अनुसार बच्चे को स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण में जो है हमें पालन पोषण करना चाहिए, ताकि उनका जो मानसिक विकास है, मेंटल डेवलपमेंट है, अच्छे से हो सके। इनका कहना है कि हमें जो बच्चे का जो पालन पोषण है वो कैसे एनवायरनमेंट में करना चाहिए, एक स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण में। ऐसे नहीं है कि मार-धार वातावरण में जो है मतलब उसका जो है पालन पोषण हो रहा है तो उसके दिमाग पे भी फिर वो प्रभाव पड़ेगा। एनिमल मूवी की तरह आप पालन पोषण करोगे, एनिमल मूवी दिखाने ले जाओगे या आप स्वयं भी देखने जाओगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आपके बच्चे पे कहीं न कहीं उस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। तो क्यों बोलते हैं कि जब माताजी प्रेग्नेंट होती है तो उसको जो है अच्छी-अच्छी चीज़ें, अच्छी-अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए, धार्मिक चीज़ें देखनी चाहिए। तो इससे जो है कहीं न कहीं उसके बच्चे पे भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन आजकल की यंग मॉमी क्या ही बोलें। चलो भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन बॉबी के अनुसार बच्चे का मानसिक विकास किसके माध्यम से बेहतर हो सकता है? अच्छे पर्यावरण और पोषण के माध्यम से। अभी मैंने आपको बताया है, अगर बच्चे को अच्छा पर्यावरण दोगे, अच्छा पोषण दोगे, अच्छा खान-पान होगा, अच्छा लाइफ़स्टाइल होगा, तो बच्चे का जो है क्या होगा, उसका जो है मानसिक विकास भी अच्छे से होगा। नहीं तो वो किसी को भी गाली दे देगा, आपको भी गाली देगा, फिर आगे चल के फिर समझ रहे हो क्या बनेगा वो? बहुत कुछ बन जाएगा फिर वो। उसके बाद जीन पियाजे का पर्टिकुलर मैंने थ्योरी करा रखा है, आप देख सकते हो। तो जीन पियाजे क्या कहते हैं? जीन पियाजे का ज़्यादातर ध्यान संज्ञानात्मक यानी कि हमारे दिमाग से कॉग्निटिव पे ज़्यादातर इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया था। कॉग्निटिव पक्ष पर था, परंतु वह इस बात को भी नहीं नकारते कि अच्छे संज्ञान और विकास के लिए जो एक अच्छा पर्यावरण एवं पोषण महत्वपूर्ण होता है। यानी कि वो कहते हैं कि अगर बच्चे का दिमाग अगर आपको सही रखना है ना, अच्छा मानसिक उसका जो है मतलब चीज़ें होनी चाहिए, संज्ञानात्मक उसकी सोच विचार अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए एक अच्छा पर्यावरण एवं पोषण होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या आवश्यक है? केवल आनुवंशिकता, केवल पर्यावरण? आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों आवश्यक है, क्योंकि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, कहीं न कहीं अगर उसके पेरेंट्स बहुत तेज़ हैं किसी चीज़ में, तो उसके बच्चे भी तेज़ होंगे, क्योंकि वो जीन्स जो है उसके अंदर भी गुणसूत्र उसके अंदर भी आए हैं वो सारी चीज़ें, तो उनका भी बौद्धिक स्तर बहुत डल नहीं होगा, मतलब एवरेज से ऊपर ही होगा। तो इस प्रकार से हमें जो है बच्चों को ऐसी चीज़ों से जो है हमें दूर रखना है। आप जो है फ़ोन में भी जो है ना मतलब कुछ प्राइवेसी वगैरह आती है, उसको सेटिंग ऑन करके रखा करो, तभी बच्चों को फ़ोन वगैरह भी दिया करो। आजकल तो चाइल्ड मोड वगैरह भी आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो इस सब चीज़ों को ऑन करके दिया करो, ताकि जो ये जो आलतू-फालतू वाले शो है ना, जिसमें इतनी वल्गर चीज़ें बोली जाती है जिसकी कोई हद नहीं है। तो इसका जो आंसर है हमारा, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से जो हमारा संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होता है। लेव वाइगोस्की, इनकी भी थ्योरी मैंने पर्टिकुलर करा रखी है। इन्होंने जो है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था, और इसमें क्या बताते हैं कि ये वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पे अपना जोर दिया था, परंतु वह मानते हैं कि एक अच्छा सामाजिकरण यानी कि बच्चे का जो एक सामाजिकरण है ना, एक अच्छा सामाजिकरण का विकास एक अच्छे पर्यावरण व पोषण में होता है। ये भी जो है पर्यावरण एवं पोषण को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं, और यह बच्चों के मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनका कहना है कि बच्चे का जो विकास है ना, वो एक अच्छे समाज में होगा, एक अच्छे पर्यावरण में होगा और एक अच्छे भरण पोषण से होगा। नहीं तो फिर आप अपने बच्चों को भी यूट्यूब खाना खिलाने के चक्कर में ना, फिर उसको यूट्यूब खोल के दे देना, और वहाँ पे एक समय रैना का शो आ जाएगा, वहाँ पे वल्गर चीज़ें बातें होगी, फिर वही सारी चीज़ें सीखेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि नोम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बहुत तेज होता है इसमें 0 से 5 साल तक में, तो वो सारी चीज़ें सीख लेगा। फिर आपको भी फिर वो ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, दूसरे की जो है माता जी के बारे में, दूसरे के पेरेंट्स के बारे में, दूसरे की बहनों के बारे में वो ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा। इन सारी चीज़ों से उसको जो है दूर रखना है, ठीक है भाई, एक शिक्षक के तौर पे आपको। और ये तो वीडियो में ऐसा वीडियो बना रहा हूँ, मतलब सीटेट तो हर एक माता पिता को भी, मतलब सीटेट में भी जो सीटीपी सब्जेक्ट है ना, वो हर एक माता पिता को पढ़ना चाहिए। जो यंगस्टर माता पिता है उनको पढ़ना चाहिए किस प्रकार से हमें बच्चे का भरण पोषण करना है, ताकि जो है वो ये जो वल्गर चीजें हो रही है, इन सारी चीजों को जो है मतलब अपनी संस्कृति को, अपने जो माता पिता को रिप्रेजेंट ना करे इंटरनेशनल टीवी पे जाके। तो ये वाइगोस्की का कहना है, ठीक है। जो चीजें मैंने अभी बताई ये नहीं वाइगोस्की का, सिर्फ इतना ही कहना है वाइगोस्की का। कहीं लिख के आ जाओ कि ये वल्गर चीजें बोलते हैं वैसा चीजें नहीं, ये तो मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताया है। उसके बाद एक नोट करके मैंने लिखा है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का प्रमाण है, यानी कि डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यानी कि जो बच्चे का विकास होगा ना, वो कोई एक चीज के उस पर नहीं डिपेंड होगा। इसमें बच्चे का 50% आनुवंशिकता और 50% क्या है, पर्यावरण, दोनों का जो है बराबर से योगदान रहेगा। मान सकता हूँ कि आप जो है हेरिडिटी को चेंज नहीं कर सकते, आनुवंशिकता को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने पर्यावरण को चेंज कर सकते हो। बच्चों को कम से कम फोन दे सकते हो, कम से कम का मतलब बिल्कुल ही मतलब रिड्यूस कर देना है। कई माता पिता ऐसे होते हैं, पिताजी तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन माताजी क्या होती है, वो खाना नहीं खाता उसका बच्चा, तो खाना खिलाने के चक्कर में ना उसको फोन दे देती है, फिर वो खाली
स्वाइप करता रहता है, वो स्वाइप करना सीख जाता है। तो उससे क्या होगा, उसके जो फाइन मोटर स्किल होंगे वो भी बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से आपको बच के रहना है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आप हेरिडिटी को चेंज नहीं कर सकते, जो आनुवंशिकता से उसके अंदर आ रही है उसको हम चेंज नहीं कर, लेकिन हम पर्यावरण को चेंज कर सकते हैं। एक अच्छा वातावरण, सुगम वातावरण हम अपने बच्चों को प्रदान कर सकते हैं। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? केवल काट दो। जहाँ पे विकास की बात अगर आनुवंशिकता और पर्यावरण से आए ना, तो वहाँ पे केवल आनुवंशिकता नहीं होगा, केवल पर्यावरण नहीं होगा, दोनों ही नहीं होगा। नहीं, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, यानी कि दोनों के संबंध, दोनों का आपसी, किसी भी बच्चे का जो विकास है ना, वो किस चीज पे, कोई भी व्यक्तिगत भिन्नता है। यानी कि आप सभी को मालूम है कि हमारे देश में 135-140 करोड़ की जनसंख्या है और सभी एक दूसरे से चेंज है। कैसे चेंज है? आनुवंशिकता के कारण। कोई काला है, कोई गोरा है। नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो आपको गोरे लोग मिलेंगे, साउथ इंडिया में जाओगे आपको काले लोग मिलेंगे। जो किसकी वजह से हुआ? ये पर्यावरण के कारण हुआ। कईयों की आंख जो है भूरे रंग का होता है, तो वो किसकी वजह से हुआ? वो आपकी आनुवंशिकता की वजह से हुआ। तो यानी कि व्यक्तिगत जो भिन्नता होती है वो भी हमारी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पे होती है। दोनों के क्या होता है? दोनों के मेल जोल से होती है। ठीक है भाई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन क्या है? आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो कथन सत्य है वो बताना, यानी कि 3 इसमें गलत होंगे, 1 सही होगा। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से प्रभावित होते, तो भाई यही सही है। अभी हम पीछे से क्या बात कर रहे हैं? यही तो बात कर रहे हैं कि विकास के जो कुछ पहलू है, यानी कि बच्चे के अंदर जो विकास होगा उसमें कुछ जो है पर्यावरण का रोल होगा और कुछ जो है उसकी आनुवंशिकता का रोल होगा। आनुवंशिकता को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पर्यावरण में हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। बाकी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बाकी तो 3 गलत है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, और काफ़ी सारी वीडियोस मैंने और भी पियाजे की थ्योरी, कोलबर की थ्योरी, वाइगोस्की की थ्योरी, सबकी थ्योरी करा रखी है। आप उन वीडियोस को भी जरूर देख सकते हो। सीटेट सीडीपी के लिए महत्वपूर्ण चैनल है ये। जय हिंद, जय भारत।